हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 जनवरी को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ सर्च फॉर डिटरेंस इन रेड सी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो भी द हिंदू से लिया गया है, ऑन डी लिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मणिपुर जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उससे रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लोकुर कमीशन के बारे में बात करेंगे और बुरिया कमीशन के बारे में भी चर्चा की जाएगी। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो क्यूज़ फॉर रिफॉर्म है, जो रिसेंटली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2023 रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं आर्टिकल में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई है। और आप लोग डायरेक्टली भी सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अदर मटेरियल और PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS to IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रेड सी में हो क्या रहा है, हाउदीस रिबेल ग्रुप के द्वारा रेड सी में बॉम्बिंग की जा रही है स्टेट के बहुत सारी कंट्रीज़ के कमर्शियल शिप्स के ऊपर और सिविलियन शिप्स के ऊपर जो रेड सी से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, रेड सी की अगर बात करें तो मेन जो ट्रेडिंग है वो इसी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से होती है। रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप में ट्रेड होता है और उसके बाद फिर US तक भी जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडियन ओशन में आ चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है अगर हम बात करें ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें हम डायरेक्टली बात करेंगे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इंडिया के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर, किस तरीके का रिस्पांस किया जा रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, ये चीज़ पे बात करेंगे। आपको डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी में, और वेस्ट एशिया पॉलिसी अगर आपको पूछा जाता है तो उसमें आप ये इंसिडेंट एज अ इंट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया लिख दिया और ये एग्जाम्पल यूज़ कर लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मेंस पर्सपेक्टिव, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स की बात करें, ऑब्वियसली रेड सी आपको 100% 200% इस बार 24 में दिखने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा। आसपास की कंट्री तैयार कर लें, है ना, कौन सी स्टेट है जो जा रही है, कौन सी कनेक्ट कर रही है इंडियन ओशन से रेड सी को, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा हम लोग ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑपरेशन है क्या, किसने लॉन्च किया है, ये आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली इन द न्यूज़ करके। ठीक, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर बैकग्राउंड की बात भी करेंगे। ठीक, ऑलरेडी आप जानते हैं जो हाउदी रिबेल बेस्ड इन यमन है वो बॉम्बिंग कर रहे हैं कहाँ पर, रेड सी के ऊपर। जो कमर्शियल शिप्स जा रही हैं, सिविलियन शिप्स जा रही हैं, उनके ऊपर ये बॉम्बिंग की जा रही है। इंडिया की शिप्स के ऊपर भी बॉम्बिंग की गई थी रिसेंटली, और बाकी कंट्रीज़ की शिप्स पे भी ये बॉम्बिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है ये बॉम्बिंग? पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करने के लिए। जो इज़राइल गाज़ा के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका रिटेलिएशन में जो है हाउदी सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की बॉम्बिंग कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक इकट्ठा करना चाहते हैं और फोर्स करना चाहते हैं कि इज़राइल का जो गाज़ा पे अटैक है उसे रोका जाए और सीज़ फायर किया जाए। ठीक, तो ये बेसिकली वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान लगाने के लिए कि भाई आप लोग गाज़ा के लिए, गाज़ा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियन हैं उनके लिए कुछ करिए। इसलिए जो है ये अटैक हाउदीस रिबेल के द्वारा किया जा रहा है। इनको किसका सपोर्ट है? ईरान का सपोर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं चाइना का भी पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक, तो बेसिकली जो हाउदीस रिबेल है ये नॉन स्टेट एक्टर है और नॉन स्टेट एक्टर को स्टेट एक्टर का भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। ठीक, इनके द्वारा ड्रोन्स और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तक का यूज़ किया जा रहा है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है ना। ये बहुत ही
मतलब अलग लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इस तरह के वेपन अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टेट एक्टर का पीछे से सपोर्ट होगा ही होगा, है ना। उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग मिली हुई है, जिस तरीके के वो चॉइस ऑफ वेपनरी यूज़ कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ी चिंता की बात है ना। काफ़ी क्वेश्चन ये रेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसका किस तरीके से प्लोरीफेरेशन हो रहा है। नॉन स्टेट एक्टर के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी जाना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ठीक, अब समझ लेते हैं हाउदीज़ के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो हाउदी रिबेल हैं, जो रिबेल ग्रुप है, ये कहाँ पर है? यमन में। यमन की बात करेंगे, यमन की पॉपुलेशन की बात करें तो सुन्नी बेस्ड जो है ये कंट्री है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी की है, 60 to 70%। शिया यहाँ पर 30 to 40% है। जो वहाँ की इंकम्बेंट गवर्नमेंट है वो शिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, इसलिए वहाँ पर रिबेल स्टार्ट हुआ था। और जो रिबेल कर रहे हैं ग्रुप, उनका नाम क्या है? हाउदीस। ठीक है, अब हम जानते हैं ऑलरेडी ईरान शिया बेस्ड कंट्री है, और सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटिंग कंट्री है। तो इनकी जो राइवलरी है, सेक्टेरियन राइवलरी, इसमें यमन पिस रहा है। तो यमन में गृह युद्ध चल रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यमन में बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट एशिया कंट्री की बात करें, वहाँ पर गृह युद्ध हर कंट्री में चल ही रहा है। इराक में गृह युद्ध, लेबनान में गृह युद्ध, सीरिया में गृह युद्ध, और यमन में गृह युद्ध, ये बहुत समय से चल रहे हैं। सिविल वॉर काफ़ी टाइम से चल रही है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें वेस्ट एशिया में देखने को मिल रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका इंटरवेंशन बहुत है। और दूसरा मेन रीज़न है सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी। ठीक, तो यहाँ पर जो शिया ग्रुप है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑब्वियसली ईरान सपोर्ट कर रहा होगा। और इनने जो हाउदीज़ रिबेल हैं, इन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी जो है कंट्रोल करके रखी है यमन में। सऊदी जो है किसको सपोर्ट कर रहा है? जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो सुन्नी गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट कर रहा है ना। तो किसको दबाने के लिए, इस रिबेलियन ग्रुप को दबाने के लिए सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पीस नेगोशिएशन टॉक चल रही है। तो सऊदी अरेबिया का इसमें क्या जो है पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? बैकग्राउंड हो गया। तो ये जो है हाउदीज़ रिबेल अभी अटैक कर रहे हैं रेड सी के ऊपर। ठीक, अब इसके इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है? इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया इंक्रीजेस, ऑब्वियसली, है ना। ऑलरेडी इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वेस्ट एशिया में, और अगर ये इनस्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑयल प्राइसेस पे पड़ेगा। इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। 80% ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और वैसी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चुनावी ईयर है, सरकार सब्सिडी तो दे रही है अगले 6-8 महीने के लिए, चुनाव होंगे तो बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बहुत भयानक पड़ेंगे अगर इस तरीके की इनस्टेबिलिटी रहती है तो, है ना। और अगर नहीं भी बढ़ रहे हैं तो भी सरकार का पैसा तो जा ही रहा है सब्सिडी का, और सरकार का पैसा क्या है? वो अपना ही पैसा है, लोगों का पैसा है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर इस तरीके की इनस्टेबिलिटी आगे तक रहती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन रेस्ड ऑन लैक ऑफ कन्वर्जेंस ऑन कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस बाय अ लाइक माइंडेड कंट्री। क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि लैक ऑफ कन्वर्जेंस है किस पे? कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस पे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के। क्या हुआ है पहले ये समझ लेते हैं। यूएस के द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया गया है, विच वॉज इंटेंडेड टू ऑपरेट अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एंड कंबाइंड टास्क फोर्स 153 एज सीन एज लैकलस्टर रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स एलाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो यूएस के द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन एज अ रिस्पॉन्स की तरह इस पर्टिकुलर इशू में एज अ रिस्पॉन्स की तरह क्या किया जा रहा है? लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस प्लस कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी, अपनी फोर्सेस भेजेगी। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं, जो यूएस के एलाइज हैं, वो इसमें यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नाटो की बात करें तो नाटो के जो एलाइज हैं यूएस के, फ्रांस, इटली और स्पेन, उन लोगों ने इस ऑपरेशन में डायरेक्टली पार्ट लेने से मना कर दिया है और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन भी ना के बराबर है। सऊदी अरेबिया की बात करें, उसने भी ऑपरेशन में ज्वाइन करने से मना कर दिया है। परहैप्स उसका रीज़न क्या है? सऊदी जो है ऑनगोइंग वार जो यमन में चल रही है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वहाँ पर पीस के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसलिए वो नेगोशिएशन को ऑफ द टेबल नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं अगर वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पर यूएस को, तो वो
पैलेस्टीन कॉज के अगेंस्ट दिखाई देंगे अरब वर्ल्ड में, और वो ये इस तरीके से ये परसेप्शन में नहीं दिखना चाहते हैं कि ईरान जो है अरब वर्ल्ड में पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट कर रहा है और सऊदी इसके अगेंस्ट में है, तो वो ये चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो यूएस के सपोर्ट में नहीं है। इंडिया जो है इंडिपेंडेंटली एंगेज कर रहा है, किसके साथ? ईरान के साथ। मेन रीज़न क्या है? ईरान के साथ ऑलरेडी जो हमारे रिलेशन है ख़राब हो चुके हैं। यूएस के सैंक्शन के बाद इंडिया जो है ईरान से तेल नहीं ले पा रहा है, तो और रिलेशन ख़राब ना हो जाए इसलिए इंडिया इस तरीके के ऑपरेशन के थ्रू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और इंडिया अपना इंडिपेंडेंटली एंगेजमेंट कर रहा है ईरान से, ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो पायरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस नहीं आ रहा है ना। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो एक साथ जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसके कारण इसका जो टाइमिंग है ना, रिस्पॉन्स करने की टाइमिंग और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ना होने के कारण वहाँ पे जो पायरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनको काफ़ी समय मिल गया है। इसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? वो हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का यूज़ करके जो मदरशिप है उन्हें हाईजैक किया जा रहा है। ठीक है, एक मदरशिप का यहाँ एग्जांपल है, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो बताएंगे कि वो मदरशिप कौन सी थी और उसे कौन ओन करता है ना। आपको आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, भले ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ पर एक बार रीड ज़रूर करें। और आप जो है मुझे गैलेक्सी लीडर के बारे में बताएं। गैलेक्सी लीडर क्या है ये आपको खुद जानना है, खुद ही गूगल करके आप मुझे बताएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर पायरेसी बढ़ चुकी है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं? हाईजैकिंग कर रहे हैं, मदरशिप को यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसे डायरेक्टली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप अटैक नहीं कर सकते। एक तो आपका इतना महंगा शिप है, दूसरा उसमें सिविलियंस भी हैं, तो डायरेक्टली जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं कर पा रही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। जो इंडियन ओशियन एरिया है, रेड सी एरिया, वो हाई रिस्क एरिया बन चुका है। अब ये हाई रिस्क एरिया बन चुका है तो यहाँ से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, जो आप ट्रेड करते हैं उसमें गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स आइटम भेजते हैं शिप में, उसका आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। क्योंकि रिस्क बहुत हाई है तो इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो ट्रेड महंगा हो जाएगा। और ट्रेड इंडिया में है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लगातार, और अगर ट्रेड और महंगा हो तो प्राइस गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी तो एक्सपोर्ट और कम होंगे। तो इंडिया के एक्सपोर्ट आने वाले समय में और कम हो सकते हैं, जीडीपी पे हमें इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड भी जो है कम हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ नॉन ट्रेड बैरियर। जो हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, जो सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ रही है, उसके कारण जो गुड्स एंड सर्विस है उसका ट्रेड बहुत कम होने को मिल रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी हमें कम होती दिखाई देगी अगर ये इशू जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्या है? थ्रेट टू ऑयल ट्रेड एंड सिविलियन लाइफ। ऑब्वियसली जो सिविलियंस हैं कमर्शियल शिप में या फिर सिविलियन शिप्स में, उनकी जान को खतरा है। उसके अलावा थ्रेट है ऑयल ट्रेड को, है ना। बहुत ज़्यादा ऑयल यहीं से होते हुए जाता है, तो बहुत बड़ी तादाद में ऑयल यहाँ पर से होते हुए जाएगा तो उसको खतरा, ऑयल ट्रेड बढ़ेगा। तो हमने डिस्कशन कर लिया कि अगर ऑयल ट्रेड को खतरा आता है तो उससे प्राइसेस किस तरीके से बढ़ सकते हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? प्लोरीफेरेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका बहुत तेज़ी से प्लोरीफेरेशन हो रहा है। ड्रोन यूज़ किया जा रहा है हाउदीज़ के द्वारा, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो चाइना का कहीं ना कहीं हाथ है, स्टेट एक्टर का हाथ है। ओवरऑल जो रिजीम है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्लोरीफेरेशन को रोक रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें में, फॉर एग्जांपल MTCR, इस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है ना। और यूएस भी जो पहले हाउदीज़ को डेजिग्नेटेड किया हुआ था, क्या डेजिग्नेट किया था? टेररिस्ट ग्रुप। फिर इसे ये डेजिग्नेशन हटा दिया था, दोबारा से फरवरी में इन्हें टेररिस्ट ग्रुप के रूप में डेजिग्नेट करने की तैयारी चल रही है। अगर डेजिग्नेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनके जितने भी एसेट हैं उसे फ्रीज किया जाएगा और इनकी कैपेसिटी टू डेवलप द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, उसको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, ताकि इस तरीके के अटैक को रोका जाए। ठीक है, तो ये यूएस के द्वारा रिस्पॉन्स देखने के मिल रहा है। लेकिन एक इशू है कि कोऑर्डिनेटेड हमें एफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है और सारी कंट्री इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके के इशू में सॉल्यूशन क्या है? इजराइल को रोकना गाज़ा स्ट्रिप में। ठीक है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है।
एटलीस्ट सीज़ फायर हो जाना चाहिए, है ना। तो जो आईसीजे में गए हैं एटलीस्ट आईसीजे की जो रूलिंग आती तो उससे हो जाए, या फिर यूनाइटेड नेशन कंट्री एक रिजोल्यूशन ला करके क्या कर सकती है, सीज़ फायर अनाउंस कर सकती है। सीज़ फायर हो जाएगा तो ये जो इशू है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूएस है और बाकी कंट्रीज़ हैं, है ना, वो बेसिकली जो लेबनान जैसी हालत है, जो बैटल ग्राउंड बन गया है इंटरवेंशन करने के कारण, वैसी हालत यमन की ना हो जाए, तो डायरेक्टली यमन पे हाउदीज़ के ऊपर अटैक करने से बचना चाहिए और डायलॉग के थ्रू पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय लाइक माइंडेड कंट्रीज़ ज़रूरी है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्री में पूछी जा सकती है, फॉर एग्जांपल रेड सी से रिलेटेड कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक। सबसे पहले तो रेड सी के बारे में फ़ोटो देख, ठीक। ये हमारी रेड सी है यहाँ पर जो दिख रही है, ठीक है, सऊदी अरेबिया से लगी हुई है, ठीक। इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, यमन है, और आपकी कौन सी कंट्रीज़ हैं, जिबूती। ये 6 कंट्रीज़ इसके आसपास है। ये गल्फ़ ऑफ एडान दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर बाब अल मंडेब, ये स्ट्रेट है जो कि गल्फ़ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ती है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो सिनाई पेनिनसुला आएगा, और सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर सुएज़ कैनाल है, इसके थ्रू हम मेडिटेरियन सी में, जो सुएज़ कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेड सी से रिलेटेड चीज़ें हो जाएगी। अब बात कौन कौन सी कंट्रीज़ रेड सी को टच करती है, यमन, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, जिबूती एंड इरिट्रिया, ठीक है। तो यस डैश, ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं, यस डैश। वाई से यमन, ई से इजिप्ट, एस से सूडान, डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया और एस से सऊदी अरेबिया। ये आपको प्रीलिम्स 24 में 100% दिख सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन डिलिस्टिंग सम कुकी ज़ोमी ट्राइब्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल ट्राइब के ऊपर आर्टिकल आया है। चूँकि ये मणिपुर के इथनिक कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है जो रिसेंटली चल रहा था, तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो ट्राइब्स न्यूज़ में थी कन्फ्लिक्ट के दौरान और अभी भी, वो भी आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे गूगल करके, ताकि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स बना के क्वेश्चन पूछ लिया तो वो भी आपको बनना चाहिए। इसके अलावा हम लोकुर कमीशन, भुरिया कमीशन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। 5 ऐसे क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू एसटी का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल क्या आया है। रिसेंटली मणिपुर गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने एक रिप्रेजेंटेशन को एग्जामाइन करने के लिए कहा है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन नेशनल सेक्रेटरी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा भेजा गया था, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कुकी और ज़ोमी ट्राइब के अंदर, जो कि एसटी का बेनिफिट उठा रही है, लेकिन ये एसटी एक्चुअल में है ही नहीं, तो इन्हें एक्सक्लूड करना चाहिए एसटी कम्युनिटी लिस्ट से मणिपुर की, और कुछ मीटीज़ को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो मेन जो कन्फ्लिक्ट था मणिपुर का, जो इथनिक कन्फ्लिक्ट था, वो इसी का तो था। अगर आपको याद होगा, हाई कोर्ट मणिपुर के द्वारा ऑर्डर किया गया था कि प्रोसेस को शुरू किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू मीटीज़ को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए थे। उसके बाद जो हिल ट्राइब्स हैं, हिल ट्राइब्स मतलब कुकी ज़ोमी, इनके द्वारा जो है मीतीज़ को मारा जाने लगा और इनके बीच में इतनी क्लैश हो गए। उसके बाद हमने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया में, क्या क्या नहीं हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ रेप हुआ और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस देखने को मिला। पूरे देश की जो है उस समय हालत बहुत ख़राब हो गई थी ये सारे दृश्य देख के, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और उसका मेन कारण क्या था, यही इशू, एसटी इंक्लूजन ऑफ मीटी कम्युनिटी। मीटी कम्युनिटी के बारे में हम जानते हैं, ये वेली कम्युनिटी है और काफ़ी एफ्लुएंट कम्युनिटी है, और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट कम्युनिटी है, इसलिए
हिल ट्राइब्स वाले लोग है ना नहीं चाहते कि ये बेसिकली एसटी में इन्हें इंक्लूड किया जाए, है ना। और इसी के कारण ये जो इतनी क्लैशेस थे वो हुए थे। अब दोबारा से ये रिप्रेजेंटेशन भेजा गया है नेशनल सेक्रेटरी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें कहा जा रहा है कि कुछ कुकी जोमी ट्राइब्स को क्या करें, बाहर करें एसटी से, और दूसरी ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाए, मीती ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाए। तो ये पूरा का पूरा इशू है। अब बात करते हैं कि इनके द्वारा क्लेम क्या किया गया है। इनके द्वारा जो क्लेम किया गया है, इन्होंने कहा है कि एसटी ट्राइब्स में कुछ 3 स्पेसिफिक एंट्रीज हैं, एनी मीज़ो लुशई ट्राइब्स, जाऊ एंड एनी कुकी ट्राइब्स। ये ओवर द टाइम जो है आई हैं। ये पहले इस तरीके की कोई ट्राइब्स जो है नहीं हुआ करती थी। दिस ट्राइब्स आर नॉट इंडिजिनस टू द लैंड ऑफ मणिपुर, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। प्री इंडिपेंडेंस जो सेंसस हुआ था उसमें भी इस तरह की ट्राइब्स का कोई जिक्र हमें देखने नहीं मिलता है। और ये कहा गया है रिप्रेजेंटेशन में कि ये इल्लीगल इमाइग्रेंट्स हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए थे और एसटी के बेनिफिट्स इंडिया में उठा रहे हैं, इसलिए इन्हें डीलिस्टिंग करने की ज़रूरत है। अब जो इनके क्लेम है इसमें कितने तथ्य हैं, क्या ये सही क्लेम है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं, या फिर ये सिर्फ एक रेटोरिक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट थी 1955 की, उसमें हमें ये तीनों ट्राइब का नाम देखने के लिए मिलता है ना। इसमें ये प्रॉपरली जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें ये तीनों ट्राइब का नाम हमें पहले से ही देखने को मिलता है। मतलब ब्रिटिश के समय से ही ये तीनों ट्राइब इस तरह का नाम आ चुके थे। कुछ ऐसी ट्राइब्स थी कुकी और जोमी की जो कि अम्ब्रेला कुकीज़ के अंदर आइडेंटिफाई नहीं होना चाहती थी। कौन कौन सी ट्राइब थी? पाइट और हमर्स, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है। हमार्स और पाइट रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ अ कुकी ट्राइब, मैती ट्राइब वगैरह वगैरह, जोमी ट्राइब। ठीक, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ये दोनों टर्म आप प्लीज़ लिख लीजिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव। तो ऐसी कुछ ट्राइब थी जो क्या नहीं होना चाहती थी, अम्ब्रेला टर्म के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो एनी कुकी ट्राइब के अंदर जो है उन्हें रखा गया ब्रिटिशर्स के समय में। ठीक है, तो ये पहले से थी। जो रिप्रेजेंटेशन क्लेम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस हिसाब से होल्ड नहीं करता है और वो गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कमीशन हैड रिकमेंडेड दैट द ट्राइब ऑफ असम एंड हिल ऑफ मणिपुर इंडिविजुअल ट्राइब नेम टू बी एडेड टू एसटी लिस्ट इंस्टेड ऑफ अम्ब्रेला ट्राइब्स। इसलिए ये इंडिविजुअल ट्राइब को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया, अम्ब्रेला ट्राइब के अंदर इसे नहीं रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बताता है, देयर इज़ नो एम्पेरिकल एविडेंस एज ऑफ यर टू शो दैट दिस ट्राइब नेम प्रेजेंस इन द एसटी हैज़ बीन एडेड एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इलीगल इमाइग्रेशन इन मणिपुर। इसके साथ साथ ऐसे कोई एविडेंस हमें देखने नहीं मिले हैं कि ये जो एसटी टाइप है वो किसी भी फॉर्म के इलीगल माइग्रेशन को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये जो पर्टिकुलर कुकी की ट्राइब है या फिर जोमी की ट्राइब है, ये किसी भी तरह से म्यांमार वाले जो म्यांमार में ऑर्गेनाइज इलीगल माइग्रेशन हो रहा है ना, इलीगल इमाइग्रेशन चल रहा है, उसमें इन पर्टिकुलर ट्राइब का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली एविडेंस बता रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था। लोकुर कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। लोकुर कमीशन कब बनाया गया था? 1965 में। भूरिया कमीशन कब बनाया गया था? 2002 से 4 में। ये कमीशन क्यों बनाया गया था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, जो लोकुर कमीशन है उन्होंने 5 क्राइटेरिया रिकमेंड किया था फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसटी। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? एसटी के आइडेंटिफिकेशन में प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ कम्युनिटी एट लार्ज। ठीक है, ये हमारा 4th क्राइटेरिया हो जाएगा। और 5th है बैकवर्डनेस। ये 5 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम शेड्यूल ट्राइब का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है और ये जो पूरा आर्टिकल है वो भी आपको समझ में आ गया। हमारा लास्ट आर्टिकल है क्यूज़ फॉर रिफॉर्म। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 एजुकेशन मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है। रिसेंटली जो ASER रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके ऊपर यह आर्टिकल आया हुआ है। प्रीलिम्स में भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है 2023 के सर्वे के ऊपर।
और ASER के ऊपर भी पूछा जा सकता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसकी शुरुआत कब हुई, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती है। शुरू करते हैं। 2005 में इसको फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया गया, किसके द्वारा, प्रथम NGO के द्वारा। उसके बाद ये एनुअली हर साल जो है रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस साल जो रिपोर्ट पब्लिश की गई वो 17th रिपोर्ट थी। इट कवर ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ये सबसे बड़ा सिटीज़न लेड हाउस होल्ड सर्वे है पूरे इंडिया का जो किया जाता है। सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या एस्टिमेट की जाती है, इट हेल्प टू एस्टिमेट द एनरोलमेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 3 to 16 ईयर्स। ये याद रखना है आपको, ये है ना, गड़बड़ नहीं करना है, ये आपको पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये एस्टिमेट करता है एनरोलमेंट स्टेटस 3 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका। इट ऑल्सो एस्टिमेट द अर्थमेटिक एंड लर्निंग लेवल ऑफ 5 to 16 एज्ड चिल्ड्रन। 5 से 16 साल के बच्चों का जो लर्निंग स्टेटस है वो भी क्या करते हैं ये लोग एस्टिमेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ASER सर्वे सिर्फ एनरोलमेंट तक सीमित नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा मिल रहा है इसकी भी ये लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें भी एस्टिमेट करते हैं। ग्रेड 2 के बच्चे को लोकल लैंग्वेज पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ें एस्टिमेट की जाती है। ग्रेड 5 के बच्चे अर्थमेटिक स्किल में प्रोफिशिएंट हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सर्वे में एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2023 का जो सर्वे आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट पैंडमिक ड्रॉप आउट रेट है ना कम हो चुका है, जो एनरोलमेंट है वो बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में है ना इंडिपेंडेंस के बाद से जो स्कूलिंग ईयर्स हैं वो अब हाईएस्ट लेवल पर हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया टुडे मोर चिल्ड्रन इन इंडिया हैव मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देन एवर बिफोर। 2023 का जो हमारी रिपोर्ट है उसमें ये क्लियरली दर्शाया गया है, क्योंकि एनरोलमेंट बढ़ते जा रहा है और लोग ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं। मीन स्कूलिंग ईयर्स अगर नंबर की बात करें तो इंडिया का तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पेंडेमिक के बाद सबको लगा था कि ये नंबर कम होगा, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर लेंगे, लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बेस्ट चीज़ है। ये अर्बन एरिया में अब कन्फाइन नहीं रहा, रूरल एरिया के बच्चों में भी ये प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऐसा रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है। और जो इशू है रूरल एरिया के बच्चों के साथ वो ये है कि उन्हें फैमिली के कामों को भी करना पड़ता है, मतलब घर के जो फार्म है उसमें भी वो काम कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है। पढ़ाई भी करो, एकेडमिकली अच्छा रिजल्ट भी दो और घर पे अपना काम भी करो। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रेशर कम करने के लिए कुछ रिफॉर्म करने की बात की गई है। ASER ने क्या सजेस्ट किया, रिफॉर्मिंग पेडागोजिक प्रोसेस टू रिड्यूस प्रेशर ऑन सच स्टूडेंट। क्या किया जा सकता है इनके द्वारा, जब सर्वे किया गया तो 95% हाउस होल्ड में पाया गया कि स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है। तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करके, ऐसे क्लासरूम डिज़ाइन है ना, हम इस तरीके से फ्लेक्सिबल टाइम में और फ्लेक्सिबल शेड्यूल में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लें और लेक्चर्स भी देख लें, है ना। जिस तरीके से आपको यूट्यूब में एजुकेशन दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं, इसी तरीके से बच्चों के लिए भी प्रॉपर प्लानर बनाया जाए और प्लानर के तहत बच्चे एटलीस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कभी भी देख लें, है ना। प्रॉपर टाइमिंग जो क्लासरूम की होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के थ्रू है ना ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो और उनका एजुकेशन भी चलता रहे और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहे हैं वो भी वो कर पाएँ। ठीक है, अगर हम बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एजुकेशन के पर्पज़ से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है जितना हमारा एंटरटेनमेंट पर्पज़ में हो रहा है। ठीक है, तो NEP ने भी बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मार्टफोन का यूज़ करेंगे, किसके लिए, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पर लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, तो ये सरकार को करने की ज़रूरत है। अगर सरकार को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करना है, लोगों को सही स्किल और उनके बच्चों को सही लर्निंग प्रोवाइड करनी है, सारे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देना है सारे बच्चों को, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जो इशू, जो चैलेंज की यहाँ पर बात की गई है वो है कि इंडिया की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल स्किलिंग है, वो काफ़ी अभी भी पीछे है।
ठीक है, अगर हम देखें तो वोकेशनल स्किलिंग फर्स्ट चॉइस नहीं है बच्चों की। केवल 6% ऐसे बच्चे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज ले रहे हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं। ये वेकअप कॉल है। क्यों वेकअप कॉल है? क्योंकि इंडिया में है ना डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो है वो धीरे धीरे जा रही है। जो यंग बच्चे हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। इन्हें किसी न किसी की तरह की स्किल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए सरकार को वोकेशनल एजुकेशन फील्ड में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली ये जो डेटा है आप इसको यूज़ करें अपने मेंस के आंसर में और प्रीलिम्स में भी आपको डायरेक्टली आ सकता है। ठीक, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।